डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की बात की थी। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों की बात इस वीडियो में भी करेंगे। हमने बात की थी कि मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं वे 3 हैं, मुख्य रूप से 3 हैं, जिनमें से पहला जो सिद्धांत है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बातचीत की थी। इस वीडियो में हम दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और वह सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। साथियों, इस संसार में 2 तरह के भौगोलिक तथ्य पाए जाते हैं। एक तो वे हैं जिनको हम भौतिक कहते हैं और दूसरे वे हैं जो सांस्कृतिक या मानव निर्मित होते हैं। ये भौतिक तथ्य या तो जड़ हो सकते हैं या फिर चेतन, और सांस्कृतिक तथ्य भी इसी प्रकार से जड़ या चेतन दोनों में से किसी भी एक प्रकार के हो सकते हैं। ये सभी जो भौतिक और सांस्कृतिक तथ्य हैं ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी भी तथ्य का अपना स्वतंत्र या पृथक कोई अस्तित्व इस पृथ्वी पे नहीं पाया जाता है। ये एक दूसरे से इस तरह से गूंथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि इनकी अलग से पहचान कर पाना या इनका अलग से अस्तित्व या स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रत्येक तथ्य किसी न किसी रूप में अन्य तथ्यों से प्रभावित होता है और अन्य तथ्यों से खुद भी प्रभावित होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते हैं। यदि हम किसी भी क्षेत्र के भूदृश्य की बात करें तो कोई भी भूदृश्य आप उठा करके देख लीजिए, वहाँ के सभी तथ्य जो है वो आपको एक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे और जो स्वरूप या जो भूदृश्य आपको अपनी नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है वो बहुत सारे अलग अलग तथ्यों के मिले जुले प्रभाव का परिणाम होता है। किसी भी भूदृश्य या किसी तथ्य का स्वतंत्र रूप से आप अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते हैं। वो बहुत सारे तथ्यों का, बहुत सारे तत्वों के प्रभाव का परिणाम होता है। मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल भी भूगोल की एक शाखा होने की वजह से मानव भूगोल का भी कोई तथ्य अपने आप में अलग नहीं है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। मानव भूगोल का प्रत्येक तत्व भी विभिन्न तथ्यों के अंतर संबंधों का परिणाम होता है। और यदि हम मानव भूगोल के किसी तथ्य का विश्लेषण करना चाहें तो अन्य तथ्यों को ध्यान में रखे बिना, उनके प्रभाव को जाने बिना हम किसी भी मानव भूगोल के तथ्य का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। हमें उनको नियंत्रित करने वाले कारकों को जानना ही पड़ेगा और उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम मानव भूगोल के किसी तथ्य को सही ढंग से समझ पाएंगे, उसकी विवेचना हम कर पाएंगे। साथियों, ये जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, इसे हम अगर सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व के किसी भी भौतिक या मानवीय तथ्य को एकाकी या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक जो तथ्य है वो अनेक अन्य तथ्यों से प्रभावित होता है। मतलब इस पृथ्वी पे पाया जाने वाला कोई भी भौतिक या मानवीय तथ्य है वो स्वतंत्र नहीं है, उसका अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो दूसरे बहुत सारे भौतिक या मानवीय तथ्यों के प्रभाव की वजह से बना हुआ होता है, उनसे कहीं न कहीं प्रभावित जरूर होता है, उनसे जुड़ा हुआ जरूर होता है। ये जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, इसको समझाने के लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ के बारे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड जेल की। रेड जेल पार्थिव एकता के सिद्धांत के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने इस सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला माना और उन्होंने हर जगह पार्थिव एकता ढूंढने का प्रयास किया। मानव भूगोल में उन्होंने इस सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व देते हुए लिखा कि मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं और पर्यावरण भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी प्रकार से रेड जेल की एक शिष्य थी, उसकी अनुयायी थी, जिनका कि नाम है कुमारी सैंपुल। कुमारी सैंपुल ने भी पार्थिव एकता को ही प्रधान माना और उन्होंने लिखा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जिसे वह जोतता है अथवा
वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है अथवा उस समुद्र को जिससे होकर वह व्यापार करता है को अलग करके नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो हमें जिन जिन चीज़ों से मनुष्य जुड़ा हुआ है उन सभी तथ्यों, उन सभी चीज़ों के बारे में भी जानना होगा, उनको भी ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के हम मनुष्य को या मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन हम कर पाएंगे। अर्थात मनुष्य कई दूसरे तथ्यों से जुड़ा हुआ है। तो इस रूप में इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया। जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता है जैसे ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया, इन्होंने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत माना। विडाल डी ला ब्लास ने क्या कहा है इसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है। मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं और केवल उसी के माध्यम से इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो साथियों, ये कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के विचार थे जो कि उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में व्यक्त किए थे। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इस पार्थिव एकता के सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भौगोलिक तथ्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कैसे किसी एक तथ्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। हम पहले कुछ भौतिक तथ्यों को लेकर के उदाहरण के रूप में और फिर उनकी बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं पर्वत और नदियों की। नदियों के बारे में हम सभी जानते हैं कि अधिकांश नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है। पर्वतों से नदियों का उद्गम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो पर्वत है वो नदियों के जन्मदाता है। ठीक है। अब हम पर्वतों की उत्पत्ति पे अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो हमने पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत पढ़े हैं और भी दूसरे परिकल्पनाएं या सिद्धांत हमने पढ़े हैं। तो हमने उन सिद्धांतों में पढ़ा है कि पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों से हुई है। भूसन्नति क्या होता है थोड़ा सा बता दूं मैं। भूसन्नति एक लंबा, छिछला यानी कम गहरा और संकड़ा निम्न गर्त होता है, उसे भूसन्नति के नाम से भूगोल में जाना जाता है। तो इन भूसन्नतियों से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। अब इन भूसन्नतियों से पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने पढ़ा है कि इन भूसन्नतियों में हजारों सालों तक नदियों ने ला करके मलबा एकत्रित किया, अवसाद इकट्ठा किया और बाद में इन अवसादों में मोड़ पड़ गए और मोड़ पड़ने के बाद में ये अवसाद ऊपर उठ गया और पर्वतों का निर्माण, खासतौर से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया, जिनको हम बलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर नदियाँ जो है वो पर्वतों की जन्मदाता बन गई। यानी पहले हमने पाया था कि नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, अतः पर्वत नदियों के जन्मदाता है। और यहाँ हमने देखा कि नदियाँ जो हैं वो पर्वतों की जन्मदाता है। अर्थात दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, किसी एक को अलग से रख करके हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, इनकी बात करें अगर हम, इनकी सहायता से इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको नियंत्रित करता है सूर्य का तापमान। सूर्य के तापमान की वजह से इस पृथ्वी को ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य ताप का समान रूप से वितरण नहीं होता है। सूर्य ताप का ये जो असमान वितरण है, इसकी वजह से तापमान में अंतर आ जाता है और तापमान में अंतर की वजह से वायुदाब में अंतर आता है। और वायुदाब का ये जो अंतर है वो विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं को पैदा करता है, जैसे पवन का चलना, आंधी, तूफान, चक्रवात आदि। जब तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो कोहरा, ओला, ओस आदि ये वायुमंडलीय दशाएं पैदा होती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय जो दशाएं हैं इनको नियंत्रित करने वाला कारक सूर्य ताप है। तो ये तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जलवायु और वनस्पति का भी बहुत गहरा रिश्ता है, उसको हम देख सकते हैं इस रूप में कि विभिन्न स्थानों पर जलवायु में अंतर है। विश्व में हम जानते हैं जैसी जलवायु होगी वैसे ही वहाँ की वनस्पति भी होगी। जैसे भूमध्य रेखीय जो जलवायु है वहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनका जो बहुत घने होते हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती है, सदाबहार वन होता है ये।
जो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र है वहाँ पे मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, और जहाँ पे शुष्क जलवायु है वहाँ पे मरुस्थलीय प्रकार की या शुष्क दशाएं सहन करने वाली वनस्पति पाई जाती है। अर्थात जैसी जलवायु होगी वैसी ही उस स्थान की वनस्पति होगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि जलवायु वनस्पति को प्रभावित कर रही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कहीं न कहीं वनस्पति भी जलवायु को प्रभावित करती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर घने वन हैं, सदाबहार वन है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और हरे भरे हैं, तो ये जो वन है ये बारिश करने में सहायता करते हैं। ये आर्द्रता और वर्षा की मात्रा में वृद्धि करते हैं उस पूरे क्षेत्र में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जलवायु और वनस्पति एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर है। जलवायु वनस्पति को प्रभावित कर रहा है और वनस्पति कहीं न कहीं जलवायु को प्रभावित कर रही है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति और पशु जगत में भी घनिष्ठ संबंध होता है। जैसी वनस्पति होगी उसी प्रकार के वहाँ पशु पाए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ पर भेड़, बकरी, गाय इत्यादि पाई जाती है, और जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वहाँ पे जंगली पशु जैसे चीता, शेर, भालू, हिरण, हाथी वगैरह ये पाए जाएंगे। अर्थात वनस्पति और पशु जगत में गहरा रिश्ता है, घनिष्ठ संबंध है। ये तो हो गई कुछ भौतिक तथ्यों की बात, जैसे जलवायु, जैसे वनस्पति और पशु जगत इत्यादि की बात। सिर्फ भौतिक जगत में ही आपस में संबंध, अंतर संबंध है, यही बात नहीं है। जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्व है पर्यावरण के या हमारे वातावरण के, उनमें भी आपस में गहरा रिश्ता होता है। जैसे हम बात करें मानव की, तो मनुष्य जो कि मानव भूगोल का अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वह खुद भी पर्यावरण से प्रभावित होता है। विभिन्न पर्यावरणीय दशाएं मनुष्य को प्रभावित करती है, जैसे सर्दी, गर्मी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अन्य बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि मनुष्य को प्रभावित करने का प्रयास करती है, प्रभावित करती है। लेकिन मनुष्य चूँकि थोड़ा सा बुद्धिमान जीव है और तकनीकी कुशलता है उसमें, इसलिए वह पूरी तरह से तो उस वातावरण से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो प्रभावित होता है और वह वातावरण के साथ में, भौतिक दशाओं के साथ में समायोजन करने का प्रयास करता है, और इस समायोजन की क्रिया में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण हो जाता है। जैसे मकान, जैसे नगर का निर्माण हो जाता है, जैसे नहर बन जाती है, या खेत खलिहान बगीचे का निर्माण मानव कर लेता है। तो विभिन्न सांस्कृतिक तथ्य उत्पन्न हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि विभिन्न सांस्कृतिक तथ्यों का भी आपस में एक दूसरे से ताना बाना जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक तत्व आपस में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अन्य पर्यावरणीय दशाओं और भौतिक तथ्यों से भी वो जुड़े हुए हैं। और सारे जो सांस्कृतिक तथ्य है वो विभिन्न दशाओं के सम्मिलित प्रभावों का नतीजा है। ये है पार्थिव एकता का सिद्धांत। कुछ उदाहरण देकर के हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण की, जो कि एक सांस्कृतिक तथ्य है। ये जो जनसंख्या वितरण है, अगर जनसंख्या वितरण के मानचित्र पर नज़र डालें तो मनुष्य और भौगोलिक पर्यावरण के मध्य में जो संबंध है वो काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाता है। अगर हम देखें कि जहाँ जहाँ पर भी विश्व में सघन जनसंख्या यानी अधिक जनसंख्या और घनी जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ सब जगह पर मानव के लिए उपयोगी भौगोलिक परिस्थितियाँ जरूर पाई जाती है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें, भारत में गंगा का मैदान की बात करें, काफ़ी घनी जनसंख्या और अधिक जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। अगर म्यांमार में हम बात करें इरावदी नदी घाटी, चीन में हुआंगहो और यांगटीसी कियांग नदी घाटी के आसपास का बात करें, मिस्र में नील नदी घाटी की बात करें, ये सभी क्षेत्र अधिक बसे हुए, घने बसे हुए क्षेत्र हैं। और यहाँ अधिक जनसंख्या इसलिए है क्योंकि इन नदियों की वजह से यहाँ पर एक तो समतल मैदान पाए जाते हैं, उपजाऊ कांप मिट्टी की वजह से कृषि करना संभव हो पाता है, पर्याप्त जल यहाँ पे उपलब्ध है मानव के पीने और अन्य कार्यों के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए भी जल अनिवार्य है, कृषि और अन्य सभी क्रियाओं के लिए जहाँ जहाँ जल की आवश्यकता है जल यहाँ पे मिल जाता है, भूमिगत जल का स्तर भी ऊंचा है। तो ये सब परिस्थितियाँ
या जो दशाएं हैं वो यहाँ पे मानव के अधिक बसाव के लिए जिम्मेदार है। अगर हम शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ चूँकि मानव के लिए उपयोगी दशाएं मौजूद नहीं है, इसलिए मानव वहाँ पे कम रहता है और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या का वितरण वहाँ पे काफ़ी विरल पाया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें तो मिट्टी यानी मृदा का उपजाऊपन और मानव बसाव में गहरा रिश्ता है। जहाँ पे मृदा उपजाऊ होगी वहाँ मानव बसाव होगा, और हमारा इतिहास भी इस बात का गवाह है कि मानव सभ्यताओं का विकास भी उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहाँ पे उपयोगी उपजाऊ मृदा थी और पर्याप्त सिंचाई के लिए जल उपलब्ध था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण हम दे सकते हैं। मनुष्य और खनिज संसाधनों का भी गहरा रिश्ता है। जहाँ खनिज संसाधन होंगे वहाँ मनुष्य ज़्यादा बसेगा, और कई ऐसे क्षेत्र हैं दुनिया के जहाँ पे भले ही दूसरी भौतिक परिस्थितियाँ मानव निवास के अनुकूल नहीं थी, फिर भी वहाँ पे मानव ने निवास किया। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मरुस्थल की, जिनको हम अरब देश के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है ज़मीन में से, खनिज वहाँ पे निकलता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े नगर बस गए हैं और पर्याप्त लोग वहाँ पे निवास करते हैं। और मैंने पहले वाले वीडियो में भी उदाहरण दिया था, ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वहाँ पे 2 नगर थे, एक तो है कालगुडली और दूसरा कूलगार्डी। यहाँ पर पहले नगर नहीं था, रेगिस्तान था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पता लगा कि ज़मीन में सोना है तो उस सोने को प्राप्त करने और उसको खोदने के लिए वहाँ पे कई सारे लोग आ गए, इन्वेस्टर आ गए और मजदूर आ गए, कॉलोनियाँ बस गई और दोनों बहुत बड़े नगरों के रूप में विकसित हो गए। तो खनिज संसाधनों का और मनुष्य का बहुत ही गहरा संबंध है। इसी प्रकार से मनुष्य और वनस्पति तथा पशु का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ पे पर्याप्त वनस्पति और पशु होंगे वहाँ पे मानव अधिक निवास करेगा, क्योंकि उसे वहाँ पे एक तो पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ मिलेंगे, दूसरा वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य उपयोगी पदार्थ मिलेंगे, तो मानव वहाँ पे अधिक संख्या में रहना पसंद करेगा। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से विभिन्न भौतिक दशाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कैसे विभिन्न जो सांस्कृतिक तथ्य है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सभी भौतिक और सांस्कृतिक तथ्य एक दूसरे से जुड़ करके विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अंतर संबंध का सिद्धांत है या ये जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है वह स्पष्ट करता है कि संसार के जड़ और चेतन सभी तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इनमें घनिष्ठ संबंध होता है। स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है जो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है और उनको प्रभावित भी करता है और उनमें कई संशोधन भी लाता है। और इस प्रक्रिया में मानव कई प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों को उत्पन्न करता है। समस्त जो भौगोलिक घटनाएं इस पृथ्वी पर घटित होती है उनमें भी सार्वभौमिक एकता पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल के तथ्यों का विश्लेषण करना हो और उनको यदि स्पष्ट करना हो तो आवश्यक हो जाता है कि उन तथ्यों या उन भौगोलिक तथ्यों का पर दूसरी परिस्थितियों का दूसरे तत्वों पर कितना प्रभाव पड़ा है उनका पहले ज्ञान होना ज़रूरी है। सिर्फ एक तथ्य को सिर्फ अन्य परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए उनकी अवहेलना करते हुए हम उसका ढंग से विश्लेषण और व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अतः किसी भी तथ्य का भौगोलिक अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि समन्वित रूप से अन्य तथ्यों को ध्यान में रख करके ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम तीसरा जो सिद्धांत है मानव भूगोल का, जिसे क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत कहते हैं, उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।